Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो गोइंग ऑन था। ये इसका लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है टाइम वेराइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैक्सवेल्स इक्वेशन डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल इक्वेशंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम पेपर में आपको डेफिनेटली 100% मिलेगा। ये शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में ज़रूर मिलता है। मैक्सवेल इक्वेशन बहुत ही, आप प्रीवियस ईयर के अपने क्वेश्चंस पेपर्स को फिजिक्स के उठाकर देखें, आपको ये मैक्सवेल इक्वेशन वहाँ पर रखा हुआ मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मैक्सवेल इक्वेशन। आज हम मैक्सवेल्स की इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए मैक्सवेल्स इक्वेशंस कितनी होती है। तो मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं 4 मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस को क्रिएट किया था, तो हम उनकी 4 इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मैक्सवेल ने जिस इक्वेशंस को क्रिएट किया, जिन इक्वेशंस को बनाया, उसे हम मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं। मैक्सवेल ने 1882 में करंट और मैग्नेटाइजेशन के बेसिस पे लॉज बनाए थे। 4 लॉ बनाए थे उन्होंने करंट और मैग्नेटाइजेशंस के बेसिस पे। उन्होंने 4 लॉ बनाए थे जिनको ये एक रूप दिया गया है मैक्सवेल इक्वेशंस का। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और एक एक इक्वेशंस की डेरिवेशंस को मैं आपको करना बताऊंगी कि कैसे प्रूव करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। सबसे पहले हम मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, 4 इक्वेशंस को सारी लिख देती हूँ। पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि वो 4 इक्वेशंस कौन सी हैं। तो मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है, या कह सकते हैं फर्स्ट लॉ है, वो है डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स टू रो ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। मैक्सवेल की जो सेकंड इक्वेशन है, जो सेकंड लॉ है, वो है डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है, इट मीन्स थर्ड लॉ है, वो है कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है या फोर्थ लॉ है, हम कह सकते हैं, वो है कर्ल ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। देखिएगा, ये 4 इक्वेशंस हैं जो मैक्सवेल की इक्वेशंस कहलाती हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ई, देखिएगा अगर डॉट होता है तो उसको हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंस, और अगर बीच में क्रॉस होती है तो उसको हम पढ़ते हैं कर्ल। ये मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ। ई वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और बी वेक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये भी मैं अपनी प्रीवियस की वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये जो वीडियो है वो प्रीवियस के लेक्चर से काफ़ी कनेक्ट हो रही है। अगर आप ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले आप प्रीवियस के लेक्चर्स देख लें, आपको ये वीडियोस और अच्छे से समझ में आएगी। ये 4 इक्वेशंस है मैक्सवेल की। डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, एंड कर्ल ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। ये 4 इक्वेशंस हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और एक एक को प्रूव करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये सारी इक्वेशन कौन कौन से लॉ से आई हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, ये आती है आपकी गॉस लॉ से। कौन से लॉ से आती है? गॉस लॉ से, जो कि मेरा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इसका फर्स्ट लेक्चर है। मैंने प्लेलिस्ट में इसका लिंक डाल रखा है, गॉस लॉ, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मेरा पूरा उसमें मैंने अच्छे से बताया है। और आपका जो ये सेकंड वाला है डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर, ये भी आपको गॉस लॉ से ही मिलता है। बस उसमें क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ हो जाती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड वाली इक्वेशन जो होती है वो फेराडेज लॉ से हमें मिलती है। फेराडेज लॉ भी मैं अपने प्रीवियस के लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। और आपका जो लास्ट है फोर्थ वाली इक्वेशन हमें मिलती है एम्पियर्स लॉ से। कौन से लॉ से? एम्पियर्स लॉ से। ये मैं सारे लॉस काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ अपने लेक्चर्स में। अगर आपको देखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जाकर देख लें, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। देखिए, मैं अपनी इस वीडियो में भी आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरा फेराडेज लॉ का
पूरा मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था। फैराडेज लॉ आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर मैंने कर्ल ऑफ बी और डाइवर्जेंस ऑफ बी भी शो किया है, जो हमें हेल्प पड़ेगी मैक्सवेल इक्वेशन में। और देखिए एम्पियर सर्किटल थ्योरम भी मैंने इसमें समझाई थी। तो आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस के, सो आप देख सकते हैं मेरे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो मैं इसलिए आपको दिखा रही थी कि आपको पता हो कि मैंने ये सब कुछ पढ़ा दिया है काफ़ी कुछ। तो आज हम मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए प्रीवियस की वीडियोस कितना ज़्यादा लिंक कर रही हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कुछ बता दिया मैंने मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में। अब एक एक को हम प्रूव करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को प्रूव करेंगे। फर्स्ट वाली है डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसको ही हम प्रूव करेंगे। सो मैंने जैसा कि बताया ये आपकी मिलती है आपको गॉस लॉ से। अब गॉस लॉ क्या होता है? सो गॉस लॉ जिसने मेरे प्रीवियस के लेक्चर देखे होंगे उसको एकदम क्लियर हो जाएगा। गॉस लॉ होता है कर्ल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ठीक है, ये सरफेस में लिख दिया, या हम इस तरह से नहीं भी लिखें, यहाँ पर हम अगर कर्ल नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। सरफेस में हम लिख देते हैं, सरफेस में डॉट ई डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हमारा गॉस लॉ। अब गॉस लॉ एक तो हमारा ये होता है, और साथ ही साथ मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी बता चुकी हूँ क्यू इक्वल्स टू क्या होता है ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम में क्यू डी वी नहीं रो यहाँ पर यूज़ होता है रो का, जो यहाँ पर हमें लाना भी, देखिए रो लाना है तो यहाँ पर मैं रो बना दे रही हूँ। रो का साइन थोड़ा सा अलग होता है, उल्टा पी टाइप्स, तो ये हो गया क्यू। अब हमें जो हमारा ये गॉस लॉ होता है ई डी एस वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैंने बाहर लिख दिया। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था तो क्यू के प्लेस पर मैं ये पूरा टर्म्स लिख सकती हूँ, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या होती है ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम रो डी वी। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। किसका यूज़ करते हैं? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है डबल इंटीग्रल सरफेस में ई डी एस वेक्टर इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर डी वी। ये होती है हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। ये वीडियो प्रीवियस लेक्चर से काफ़ी रिलेटेड है। सो ये मैंने यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दी है। सो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट लेट कर लेती हूँ और इस इक्वेशन को सेकंड लेट कर लेती हूँ, देखिएगा इसके जो LHS वाले टर्म्स हैं वो सेम है, EDS डबल इंटीग्रल। तो यानी कि मैं इसके RHS वाले टर्म्स को भी इक्वल रख सकती हूँ। तो मैं वही करूँगी, RHS वाले दोनों टर्म्स को इक्वल रखूँगी। सो मैं ये नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से हम करेंगे। अब हम लिख देते हैं इसके RHS वाले दोनों टर्म्स को लिख देते हैं। तो ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम में डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ट्रिपल इंटीग्रल वी रो डी वी। ये मैंने दोनों के RHS वाले टर्म्स को लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बस सिंपल सा है, यहाँ पर देखिएगा ट्रिपल इंटीग्रल इधर भी है, ट्रिपल इंटीग्रल इधर भी है, इधर ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर यहाँ का और यहाँ का बचेगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें यही प्रूफ कर लाना था। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डाइवर्जेंस को इस तरह से भी लिख देते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिएगा फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी प्रूव हो चुकी है। आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर आ गई होगी कि फर्स्ट वाली इक्वेशंस को कैसे प्रूव किया है। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड वाली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू के 0। हमें ये प्रूव करके लेकर आना है।
मैक्सवेल की इक्वेशन। सो ये लॉन्ग में भी आ जाता है जिसमें चारों इक्वेशंस को एक साथ लिखना पड़ता है। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर गॉस लॉ का यूज होता है, सेकंड वाली इक्वेशन में भी गॉस लॉ लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या पढ़ा था अभी, गॉस लॉ, डबल इंटीग्रल ईडीएस, कर्ल को भूल जाना, कर्ल नहीं लिखना है, ईडीएस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या होता है, ई वेक्टर के बदले बी वेक्टर होता है, यहाँ पर बी वेक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो बी वेक्टर डी एस इक्वल्स टू के 0। ठीक है, ये इंटीग्रल फॉर्म होती है। ठीक है, इसको इंटीग्रल फॉर्म में हम लिखते हैं क्योंकि इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी एरिया से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पास हो रहा है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। सो ये यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिलती है, ये इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ पर यूज करते हैं अगेन बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, सरफेस से वॉल्यूम में चेंज कर देती है, यानी कि अगर ये सरफेस इंटीग्रल है बी डी एस, ये चेंज कर देगी उसे वॉल्यूम में, ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर डी वी, ये होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यहाँ पर भी सेम थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बस यहाँ पर ई वेक्टर था बी वेक्टर के प्लेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब आपका मैग्नेटिक फील्ड है। सो यहाँ पर मैंने यूज कर दिया है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। सो अब आप देखिएगा, इसको मैं इक्वेशन सेकंड अगर बोलती हूँ तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में अगेन एलएचएस वाले टर्म्स सेम है, तो हम इसके आरएचएस वाले टर्म्स को भी सेम रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब मैं इक्वल रखूंगी तो मुझे यहाँ से मिलेगा ट्रिपल इंटीग्रल वी डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर डी वी इक्वल्स टू के 0। ये 0 के पास जाएगा इसका इंटीग्रल, तो क्या बचेगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, जो कि हमें सेकंड इक्वेशन में लाना था। डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, डाइवर्जेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। ये दोनों एक ही बात है, डाइवर्जेंस ऑफ बी ऐसे लिख लो या इस तरह से हम डाइवर्जेंस का साइन बनाते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। सो इसकी सेकंड इक्वेशन भी प्रूव हो गई है। सो बहुत इजी है मैक्सवेल की इक्वेशंस को अगर अच्छे से समझे, अगर आपने सारे लॉज को, गॉस लॉ, फैराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ अच्छे से पढ़ रखा हो। सो अब हम डिस्कस करेंगे इसके थर्ड वाले इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो थर्ड वाली इक्वेशन क्या थी, थर्ड वाली इक्वेशन थी कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस के डेल बी बाय डेल टी, ये है इसकी थर्ड इक्वेशन। तो हम अब इसको प्रूफ करना सीखेंगे कि कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको फैराडेज लॉ पता होना चाहिए। फैराडेज लॉ होता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन ई डी एल, ये होता है फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ में जो एप्सिलॉन होता है वो इक्वल होता है माइनस डेल फाई बाय डेल टी के। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझा चुकी हूँ, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से जाकर देख लें फैराडेज लॉ को, तो यहाँ पर और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो फैराडेज लॉ का यूज़ कर रही हूँ तो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर एप्सिलॉन होता है इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन ई डी एल। ठीक है, वेक्टर के साइन आप ध्यान रखिएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है माइनस डी फाई बाय डी टी। सो अगर ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है तो मैं इन दोनों को, एप्सिलॉन अगर ये है, एप्सिलॉन ये है, तो एप्सिलॉन के प्लेस पर मैं ये रख सकती हूँ, यानी कि इन दोनों को मैं इक्वल रख सकती हूँ। तो अगेन मैं वही लिखूंगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करके मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एल वेक्टर माइनस के डेल फाई बाय डेल टी, ये मैं लिख सकती हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात क्लियर है। उसके बाद हम ये पूरी इसमें हम फैराडेज लॉ लगा रहे हैं। तो फाई की वैल्यू होती है, मैं नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ। फाई की वैल्यू होती है इक्वल्स टू में डबल इंटीग्रल बी डी एस। ठीक है, ये होती है फाई की वैल्यू यहाँ पर फैराडेज लॉ में। सो हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन 3 बनकर आई थी, यहाँ पर देखिएगा ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर जो 3 बनकर आई है, इसके फाई के प्लेस पर हम ये रख देंगे। फाई के प्लेस पर क्या रख देंगे हम, डबल इंटीग्रल सरफेस में बी डी एस। ठीक है, रख देते हैं, कुछ भी नहीं है। क्या रखते हैं, थर्ड इक्वेशन में हम यहाँ लिख भी सकते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इंटीग्रेशन ई डी एल इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल फाई के प्लेस पर
बी वेक्टर डॉट डी एस। ठीक है, ये मैंने रख दिया है यहाँ पर। सो यही हमारी, देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारी स्टोक्स थ्योरम भी बनती है। अगर मैं यहाँ पर अगर कर्ल ले लेती हूँ तो ये बन जाती है स्टोक्स थ्योरम। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, वो लीनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देती है। सो देखिएगा ईडीएल कर्ल बीडीएस की इक्वल है और ईडीएल किसके इक्वल था, डी फाई बाई डी टी के। तो हम वही लिख देंगे डी फाई बाई डी टी। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। इसको अगर मैं फोर्थ इक्वेशन लेट करती हूँ तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, इस इक्वेशन को मैं फिफ्थ लेट कर लेती हूँ। ये वाली जो इक्वेशन थी फोर्थ एंड फिफ्थ से हम लेंगे तो आएगा डबल इंटीग्रल सरफेस में कर्ल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस डेल बाय डेल टी डबल इंटीग्रल, ठीक है, कर्ल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस। इस तरह से हम लेंगे। तो कर्ल ऑफ ई वेक्टर हमें यहाँ से मिलेगा, ये बी है, सॉरी यहाँ पर बी आएगा, बी तो था यहाँ पे, कर्ल ऑफ बी यहाँ पर बी था, देखिए बी डी एस। फाई की वैल्यू है डी फाई बाई डी टी था तो डी बाई डी टी बाहर निकाल दिया मैंने, फाई के प्लेस पर बी डी एस रख दिया। कर्ल ऑफ ई वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस डेल बी बाई डेल टी, जो कि हमें प्रूफ करके लाना था। ठीक है, कर्ल ऑफ ई को इस तरह से लिख देते हैं, कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। इन दोनों की बात एक ही होती है, बस कर्ल को डिनोट कर देते हैं इस तरह के साइन से। सो ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। लास्ट वन मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। तो फोर्थ वाली इक्वेशन क्या थी, फोर्थ वाली इक्वेशन थी, देखिएगा पीछे, ये थी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी वेक्टर म्यू नॉट जे। तो वही लिख देते हैं हम, कर्ल ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू के म्यू नॉट जे, जो कि आपके एम्पियर्स लॉ से सेटिस्फाई होती है, एम्पियर्स लॉ से बनती है। एम्पियर्स लॉ भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एम्पियर्स लॉ का। सो एम्पियर्स लॉ ये होता है, काफ़ी भारी भरकम होता है एम्पियर्स लॉ भी। बी डी एल इक्वल्स टू के म्यू नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये मैं प्रूफ करा चुकी हूँ एम्पियर्स लॉ अपने प्रीवियस के लेक्चर्स में। सो ये होता है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, अब एम्पियर्स लॉ ये होता है, अब इसमें ये बात समझने की ये है कि ये म्यू नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी किसके इक्वल होता है। सो देखिएगा मैं यहाँ लिख देती हूँ, म्यू नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये इक्वल होता है म्यू नॉट डबल इंटीग्रल सरफेस में जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डी ई बाय डी टी। कुछ चीज़ें इसमें रिप्लेस होती हैं और डी एस। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखिएगा इंटीग्रेशन लगा दिया है यहाँ पर, म्यू नॉट को बाहर ले लिया बिकॉज ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर एक हमने करंट डेंसिटी जे ली है, एप्सिलॉन नॉट फाई की कन्वर्ट होके ई में हो गया। सो ये आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू म्यू नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी की वैल्यू होती है म्यू नॉट डबल इंटीग्रल जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। सो इसका यूज करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बिकॉज बी डी एल अगर इसके इक्वल है और ये वाला टर्म इसके इक्वल है तो बी डी एल भी इस वाले टर्म के इक्वल होगा। तो हम वही करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट डबल इंटीग्रल एस जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। ये सब पे वेक्टर्स का साइन लगता है। ठीक है, सो ये इसके इक्वल आ गया डी एस। ये इक्वेशन बनी हमारी थर्ड। बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। सो मैंने जैसा बताया डाइवर्जेंस में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ होता है, और जब कर्ल फाइंड करते हैं तो उसमें स्टोक्स थ्योरम का यूज़ किया जाता है। तो बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम्स क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया लीनियर इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देती है, कर्ल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस। ठीक है, ये क्वेश्चन है 4। सो देखिएगा
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हम देखेगा अगेन लिख सकते हैं PDL LHS वाले टर्म्स इक्वल हैं, ये वाले टर्म्स को हम लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ B डॉट DS इक्वल्स टू म्यू नॉट डबल इंटीग्रेशन S सरफेस में J एप्सिलॉन नॉट DE बाय DT, ये मैंने लिख दिया है DS। ये मैंने इसके दोनों RHS वाले टर्म्स को यहाँ पर लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिएगा यहाँ से इंटीग्रेशन दोनों साइड से है, तो दोनों साइड से इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा और सिर्फ बचेगा आपका, नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ, कर्ल ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू के म्यू नॉट J प्लस एप्सिलॉन नॉट DE बाय DT। ठीक है, कर्ल ऑफ E को इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इक्वल्स टू, कभी कभी ये इसको ना नेगलेक्ट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट DE बाई DT को म्यू नॉट J लिख देते हैं बस केवल। ठीक है, इसको कभी कभी नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये बनती है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। सो लेक्चर तो काफ़ी लेंदी हो गया है, बट आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन वैसे भी काफ़ी लेंदी टॉपिक है, आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।